हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है। उसी दिशा में हमारी कई सारी सब सीरीज थी, जिसके अंतर्गत ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी 2.0 सीरीज है। ऑलरेडी इसमें हमने डे 8 तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर लिए थे। आज ये हमारा डे 9 है। अपने इस डे 9 में आज हम कुछ काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, ताकि इस विषय की और इस टॉपिक की आप में एक व्यापक समझ बन जाए। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी 2.0 सीरीज का डे 9 है। इसके अंतर्गत आज हमें न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद को कवर करना है। बेसिकली ऑलरेडी जब हमने आपको संसद पढ़ाया था तो उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। उससे पहले हमने आपको प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के साथ साथ हमने आपको मंत्रिमंडल भी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये है कि कुछ बातें चेंज होंगी, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड नहीं करेंगे, या कहें कि ज़्यादा इसमें गहनता से नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पहले की क्लासेस को कवर किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। सक्रियता का मतलब क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक और पढ़ाया था, वो क्या था? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो एक्ट है या कोई भी जो बिल है उसकी समीक्षा करना, उसको चेक करना, क्या वास्तव में इसमें संविधान की किसी विधि का उल्लंघन तो नहीं हुआ, और अगर उल्लंघन हुआ है तो उसे पूरी तरह से इनवैलिड करार दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में अगर सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपने दो बोल दिए, तो हाई कोर्ट का मतलब ये है कि जब राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई बातें आती हैं तो उसको हाई कोर्ट में अगर चुनौती दी जाती है तो ये प्रोविजन है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रोविजन की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे देखता है। ठीक है, कई बार यही होता है कि अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट में ही सारे केसेस जाते हैं न्यायिक समीक्षा को लेकर, क्योंकि कई बार हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर लोग इतने सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो देखते हैं क्या है ये न्यायिक सक्रियता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं जिसको लेकर जो विधायिका है या कहें जो कार्यपालिका है, मतलब जो सरकार में लोग हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो देख तो रहे होते हैं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं काफ़ी खतरनाक हैं, इन घटनाओं को रोकना चाहिए, इनसे संबंधित कानून लाना चाहिए, लेकिन वो कानून नहीं ला पाते। अर्थात वो विधायिका में रहकर, वो कार्यपालिका में रहकर वो विधि नहीं बना पाते जो विधि उन्हें बनानी चाहिए। ये कई कारणों से होता है, जिसमें एक कारण ये भी होता है कि उनका अपना पार्टीवाद, पार्टी हित प्रमुखता पे होता है, तो इसलिए भी वो कानून नहीं बनाते। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि अपनी तरफ से आदेश देती है, या कई बार अपनी तरफ से कुछ समय के लिए कानून बना देती है, और विधायिका और कार्यपालिका से कहती है कि इस विषय पर आप कानून बनाएं। जैसे 3 तलाक के इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना डिसीजन दिया, और डिसीजन देने के बाद उसने विधायिका और कार्यपालिका से कहा कि अब आप कानून बनाएं। क्यों ऐसी बात आती है? होता यह है कि न्यायपालिका इसलिए कानून खुद से नहीं बना सकती क्योंकि न्यायपालिका के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो विधायिका और कार्यपालिका को जागृत कर सकती है। और जब विधायिका और कार्यपालिका को आदेश देती है न्यायपालिका, तो विधायिका और कार्यपालिका कानून बनाएंगे, बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो कानून वो बनाते हैं। ठीक, जैसे आपने 3 तलाक को लेकर देखा, तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब सक्रिय होना। जैसे आप में से कई सारे बच्चे हमारे श्री आईएएस एकेडमी में जुड़े हैं। ठीक है, कईयों को लगता है कि ये इनिशिएटिव शुरू किया जाए, ये सीरीज शुरू किया जाए, ये प्रोग्राम शुरू किया जाए, तो उन कईयों में कौन सबसे पहले आके प्रपोजल देता है कि सर एक ग्रुप हमारे लिए अलग से बना दीजिए ताकि लड़कियों का डिस्कशन हो सके, लड़कों का अलग डिस्कशन हो सके। तो ये जो आप लोग इनिशिएटिव उठाते हैं, इसी को बोलते हैं एक्टिविज्म। बनाएगा कौन? हम। आप क्या करते हो? उसकी न्यायिक सक्रियता की भूमिका निभाते हो। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। चलिए
अब इसी को हम बेसिक तौर पे देख लेते हैं कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा भी अमेरिका में हुई थी। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, न्यायिक समीक्षा, वो भी कहाँ से थी, अमेरिका से। देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं वो अधिकांशतः अमेरिका से ही ओरिजिन हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में आया, ठीक है, ये ध्यान देना। भारत में जो न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत आया वो 1970 के दशक में आया, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि कौन लाया, वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और डी.ए.वी. देसाई। ये सारे नाम तो आपको ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पी.एन. भगवती का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आगे जब आप पढ़ोगे पी.आई.एल. के बारे में, जनहित याचिका के बारे में, तो वहाँ पे भी आप इनका नाम पढ़ते हो और अभी ये चर्चा में भी रहे थे लास्ट ईयर, ठीक है, शायद इनका देहांत हुआ था तो इसलिए चर्चा में रहे थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? बिल्कुल सिंपल सा भाषा से आप समझ सकते हो कि न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से, अर्थात न्यायपालिका सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करता है। अर्थात ये विधायिका और कार्यपालिका से कहता है कि प्रभु इस संदर्भ में आप कोई विधि बनाएं और नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे, इसकी हमें लिखित जानकारी या हमें जवाबदेही सुनिश्चित करें, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही लाइन में पूछेगा, न्यायिक समीक्षा पे पूछ चुका है तो न्यायिक सक्रियता पे अगर पूछेगा तो एक लाइन में कि न्यायिक सक्रियता से आशय है, तो आप बता देंगे न्यायिक सक्रियता से आशय क्या है, विधायिका एवं कार्यपालिका के को संवैधानिक दायित्व के पालन के लिए बाध्य करना, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर दशक का क्या मतलब होता है? दशक का मतलब होता है जैसे 1970 की बात कर रहा है ना, तो 1971 से 1980 के मध्य, इसको बोलते हैं 70 का दशक, ठीक है। 1970 के दशक के मध्य यानी कि 75 के आसपास। अब आपको याद होगा 75 और 72 का वो टाइम पीरियड है जब काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू हुए थे, ठीक है। 62 क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उतना हावी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की मतलब नेताओं की काफ़ी ज़्यादा पकड़ थी जनता में। ये हम आपको बताएंगे जब सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री आपको कभी पढ़ाएंगे मेंस में, तो क्यों आखिरकार 1972 के बाद सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हुआ और धीरे धीरे आज वो पावर के एक्सट्रीम पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो पढ़ाएंगे, अभी नहीं, लेकिन वो अभी फिर मेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी है। मतलब जो ये न्यायिक सक्रियता है ना, ये कहीं ना कहीं जनहित याचिका के आने का एक प्रारंभ है, या कहें कि जनहित याचिका के आने का एक पहला कदम है। अगर पहला कदम हम ये कहें न्यायिक सक्रियता है, तो दूसरा कदम क्या है? जनहित याचिका। सीक्वेंस में हर चीजें आई, ठीक। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। वास्तव में जो पीआईएल है या जनहित याचिका, वो न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। वही बात है, अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि इस संदर्भ में कोई विधि बननी चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जाता है या लोकल हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ पे उनको बताता है कि साहब इस पर आप कानून के लिए सरकार से कहें ताकि वो इस पर कानून एक बनाए, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा का ही वह रूप या प्रकार है जिसमें न्यायाधीश विधि निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करने लगते हैं, जबकि न्यायिक समीक्षा में क्या होता है? केवल समीक्षा करते हैं, भागीदारी नहीं करते, ठीक है। लेकिन न्यायिक सक्रियता में क्या है? भागीदारी भी करते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर बात आती है न्यायिक सक्रियता की अवधारणा वास्तव में न्यायिक समीक्षा में ही अंतर्भूत का अंतर्निहित है, जो कि न्यायालय को संविधान को कायम रखने तथा संविधान के अनुपयुक्त या अनुपयोगी प्रावधानों को निरस्त घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता सरकार के अन्य अंगों की कर्तव्यशीलता एवं सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस लाइन को भी आपको दे सकता है कि न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में सत्य है, तो आपसे पूछेगा कि न्यायिक सक्रियता सरकार के अंगों की कर्तव्यशीलता और सक्रियता को सुनिश्चित करती है, तो ये सही हो जाएगा,
ठीक है, फिर वहां पे वो वाला ऑप्शन आपको नहीं देगा वो। ठीक, न्यायिक सक्रियता की कोई मान्य एवं मानक परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन अगर मैं ये कहूँ कि जो न्यायिक सक्रियता है या जो न्यायिक समीक्षा है ये मूल संविधान में थी, तो आपका क्या उत्तर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे यहाँ कब आई है? 1970 के दशक में, तो मूल में तो हो ही नहीं सकती ना। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मोटे तौर पर हमें समझना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए, न्यायिक सक्रियता का औचित्य क्या है ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेंस का टॉपिक है। मेंस पे जब हम आपको कवर कराएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें केवल न्यायिक सक्रियता में इतना ही पढ़ना था, उससे ज़्यादा हमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है जनहित याचिका की। ठीक है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनहित याचिका को लेकर, क्योंकि करंट में भी मैंने आपको पढ़ाया है और आप में से अधिकांश बच्चों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी है। ठीक है, तो जनहित याचिका की अवधारणा भी अमेरिका में हुई 1960 के दशक में। ठीक है, अमेरिका में कब आई? 1960। मतलब 1960 का मतलब क्या हुआ? 1961 से लेके आपका 1970। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है भारत में जनहित याचिका तथा पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। अभी मैंने आपको न्यायिक सक्रियता बताया और इसकी शुरुआत 1980 के दशक में। वहाँ क्या था? 1970 यानी कि बाद में आई है, तो 1980 का दशक, 1980 का दशक मतलब 81 से लेके आपका 89 तक। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बात आती है न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर तथा पी.एन. भगवती का संबंध पीआईएल से है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो क्वेश्चन पूछेगा वो पर्पस से पूछेगा कि पीआईएल का उद्देश्य क्या है। आपको सामान्य अर्थों में दे देगा कि पीआईएल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आप बता देना साहब कानून के शासन की रक्षा करना, दूसरा सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना, मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त करना। ठीक है, इन्हीं तीन में से कोई एक ऑप्शन में आपको दे देगा। अब यहाँ पे एक बुद्धि आपको देता हूँ घुमाने के लिए। देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाइड होती है, बुक होती है। आप जब सुभाष कश्यप की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे कानून के शासन की रक्षा वर्ड नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा विधि के शासन की रक्षा। ठीक है, तो विधि के शासन को ही आप यहाँ पे लिखना। ठीक है, आप लोगों के पास एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, उसमें आप सुधार लें, कानून ना लिखें यहाँ पे विधि के शासन की रक्षा। और जहाँ पे भी कानून वर्ड मिले ना, उसको आप विधि के शासन की रक्षा पर ही चेंज करें। ठीक है, तब आपका वो आंसर और अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, बात आती है आखिरकार पीआईएल होता क्या है और इसका पर्पस क्या होता है, और इस पे विशेषताओं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ पीआईएल होता क्या है। पीआईएल एक तरीके का पत्र है। पत्र मतलब शिकायत पत्र है। शिकायत पत्र का मतलब कि जैसे मान लो किसी भी संस्था ने, ठीक है, वो संस्था जो कि बड़ी है, ठीक है, उस संस्था ने किसी समूह का नुकसान किया। जैसे मान लो आपके यहाँ की कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत कोई भी स्कीम सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तो आपने उसके खिलाफ एक पीआईएल दाखिल कर दिया। ठीक है, कि साहब ये सही से काम नहीं कर रही। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो पीआईएल है ना, ये सामूहिक हितों के लिए होनी चाहिए, केवल अपने हित के लिए नहीं होना चाहिए। अपने हित का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ पीआईएल दाखिल कर दो, वो चीज नहीं है। मतलब पीआईएल का पर्पस है कम्युनिटी के प्रॉफिट को इंश्योर करना या कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करना। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल से रिलेटेड इसका संबंध नहीं है। ठीक, दूसरी एक और बात क्या है कि पीआईएल में अगर किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान हुआ है, वो व्यक्ति अगर शिकायत नहीं करना चाहता है तो कोई तीसरा व्यक्ति भी उसके लिए शिकायत कर सकता है। मतलब अगर वो कोई शिकायत नहीं करना चाह रहा, मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, मैं हूं, जैसे मान लो मेरा मान लो कोई लॉस हो गया, तो मैंने आपको बस अपने बारे में बता दिया कि भाई साहब इतना इतना मेरा लॉस हो गया है, उस संस्थान ने मेरा लॉस किया है, गवर्नमेंट संस्थान। ठीक है, तो मैंने अगर उस संस्थान का नाम लिया तो आप थोड़े भावुक हुए, आप उसके खिलाफ मेरी तरफ से पीआईएल दाखिल कराएं। ठीक है, तो ये हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इस परिभाषा को पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। भारत में पीआईएल की शुरुआत पारस्परिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई। इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है।
ठीक है। वहीं पीआईएल इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप है, अर्थात पीआईएल जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है अगर ये व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय के उपचार में नहीं जा पाते। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, बहुत पहले जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो जो कानून था उसमें ये प्रोविजन होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है, तो केवल और केवल वही जा सकता था। लेकिन पीआईएल ने कहा कि ऐसा नहीं है साहब, कोई भी व्यक्ति जिसका हनन हुआ हो उसके लिए लड़ने के लिए कोई तीसरी पार्टी भी जा सकती है। जैसे आप में से जिन बच्चों को शायद पता हो या ना पता हो, आप लोगों ने मूवी अगर देखी है या नहीं देखी मुझे नहीं पता है, थप्पड़ मूवी, थप्पड़ नहीं, थप्पड़ मैंने कहाँ से बोल दी, थप्पड़ नहीं है, मैं देखो उसका नाम देखो भूल गया मैं, दीपिका पादुकोण जी की मूवी है। बात यह ना मुझे मूवी नहीं याद रहती हैं, उसका मतलब गाना बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, है ना, कोई चेहरा जला के ऐसा कुछ मतलब गाना था, एसिड अटैक वाली वो है, अब भूल गया मुझे नहीं याद है, ठीक है, अगर याद आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो मूवी है, उस मूवी में क्या था कि जो एक्टिविस्ट था उसने उनसे कहा, दीपिका जी से, कि मैडम आप अगर चाहें तो हम आपके साथ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और हम उस व्यक्ति को या उन लोगों को सजा दिला सकते हैं। तो वो एक तरीके का पीआईएल का ही स्टेप था, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, ये हो गया। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे मेन पर्पस बस यही आपको याद रखना होता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके फीचर, पीआईएल कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है। इसका आशय गरीब जनता तक न्याय को सुलभ कराना, मानवता के कम द्रष्टव्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करना। आपको नहीं पढ़ना है, पता है। पीआईएल एक भिन्न प्रकार का वाद है। सामान्य पारस्परिक वाद के मुकाबले दो याचिकाकर्ता पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ सहायता का दावा करता है और दूसरा पक्ष ऐसी किसी सहायता का विरोध करता है, उससे संबंधित है। साम्यवाद की तरह पीआईएल में किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और उसके लागू करने का के लिए दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि इसका आशय सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना तथा रक्षा करना है। समझ गए? मतलब इसमें इंडिविजुअल्स की बात नहीं होती है, इसमें कम्युनिटी की बात होती है। अब इसने वर्ड सामान्यवाद क्यों लिखा है? सामान्यवाद वैसे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ साम्यवाद लिखना चाहिए, ठीक है। तो साम्यवाद क्या होता है कि उसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, मतलब कम्युनिटी की बात की जाती है ना कम्युनिज्म में, तो वही बात है। या हो सकता है इन्होंने सामान्यवाद इसलिए भी लिख दिया हो कि जैसे जो नॉर्मल लड़ाइयाँ होती हैं उसमें एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कर सकता है, लेकिन पीआईएल में वो ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। वो केवल उसी शिकायत को दर्ज कर सकता है जिसमें कम्युनिटी हित हो या पब्लिक इंटरेस्ट हो, उसी चीज़ के लिए, ठीक है। पीआईएल की मांग है कि उन लोगों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पीआईएल अनिवार्य रूप से एक सहकारी प्रयास है, मतलब कोऑपरेटिव प्रयास है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन बताइए, गांधीवादी कदम है, उदारवादी कदम है, क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। पीआईएल में जन आघात, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पीआईएल में पारस्परिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता, मतलब वही ऊपर वाली लाइन है कि इसमें पारस्परिक समाधान प्रक्रिया से अलग होता है सिस्टम, अर्थात इसमें पर्सनल व्यक्ति टू व्यक्ति इसमें डिसीजन नहीं लिया जाता है, या व्यक्ति टू व्यक्ति बातें यहाँ पे नहीं की जा सकती हैं, या उनके लिए हम वो नहीं कर सकते। अगर कम्युनिटी बेस्ड है, सार्वजनिक है, तो उसके लिए हम पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। क्या विषय क्षेत्र है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने प्रीलिम बूस्टर में कराया है पीआईएल के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत शामिल हैं उस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो विषय आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और कौन नहीं आ सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं इसमें कौन नहीं आएगा, ठीक है। ये आप बस याद कर लो, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये 10 याद करोगे तो थक जाओगे, ठीक है। तो केवल आप 5 याद कर लो जो नहीं आएंगे, बाकी सबके सब आएंगे। जैसे मकान मालिक किराएदार के मामले, है ना, आप लोग जैसे जहाँ रहते होगे पहले रेंट पे कहीं रहे होगे, ठीक है,
तो वहाँ पे आप लोग धमकी देते होगे ना, जा रहे मकान मालिक के खिलाफ PIL दाखिल कर सकते हैं, तो वो PIL आप नहीं दाखिल कर सकते। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। दूसरी बात, सेवा संबंधी मामले, पेंशन और ग्रेच्युटी से, पेंशन किसकी है? आपकी है ना, पब्लिक की थोड़ा ना है, तो उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। केंद्र राज्य के विभागों, स्थानीय निकायों के खिलाफ उन मामलों को छोड़कर जो 1 और 10 से संबंधित हैं, मतलब उन मामलों को छोड़कर आप इसकी शिकायत कर सकते हो, मतलब बंधुआ श्रमिक की शिकायत कर सकते हो जाके। ठीक है, पारिवारिक पेंशन की बातें जाके कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, आप किसी और की शिकायत नहीं कर सकते हो। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य के विभाग, स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें उन मामलों को छोड़कर जो उपरोक्त के बिंदु 1 और 10 से संबंधित हैं। ठीक है, मतलब वहां पे बात आ गई ना, कई लोगों के हितों की बात आ गई, व्यक्तिगत पेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक, फिर बात आती है मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन, इसके खिलाफ आप नहीं कर सकते हो। जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं, उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये चीजें PIL के अंतर्गत नहीं आती हैं, बाकी अधिकांश चीजें PIL के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं PIL के सिद्धांत, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब हमारा अगला आर्टिकल है राज्य पालिका से रिलेटेड, मतलब जो हमारी मंत्रिपरिषद है, राज्य की विधानमंडल है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका तो क्या है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, संसद है कहाँ पे? केंद्र में। बिल्कुल राज्य में वैसे ही विधानमंडल या कहें विधायिका होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह कल्पना की गई जैसे सेंट्रल में, इसीलिए इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? 2 सदन। ठीक है, छठे भाग में राज्य की बात की गई है। संविधान में टोटल कितने भाग है? 22। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखना। मूल रूप से संविधान में कितने भाग थे, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, संविधान के छठे भाग, आर्टिकल आपको नहीं याद रखना है, बस याद ये रखना कि राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, इतने लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, जब हम लोग पढ़ रहे थे केंद्र की कार्यपालिका, उसमें कौन था? राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, मंत्रिपरिषद थी और महान्यायवादी था। ठीक है, और आपका वहां पे एक और था, कौन? उपराष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे उपराज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल ही होता है, यहाँ वैसा सिस्टम थोड़ा ना होता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख। देखो मैं अब तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि पुराना वाला आपका संसद भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो मजा भी आएगा आपको और दिक्कत भी नहीं होगी। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का मतलब जो राज्य होते हैं, ये वो वाला राज्य नहीं है स्टेट वाला, इंडिया वाला। ठीक है, मतलब जो स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनका उसका प्रमुख होता है। जबकि राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति वास्तव में राज्य का प्रमुख होता है बड़े लेवल पे, इंडिया का। ठीक है, सामान्यतः राज्य के लिए राज्यपाल द्वारा 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है कि क्या किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, बनाया जा सकता है। ठीक है, बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, तो सिंपल है, यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की तरह नहीं होती है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अर्थात राज्यपाल ना तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। ठीक है, बल्कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, मुहर लगे आज्ञा पत्र के जरिए। ठीक है, अर्थात वह केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कहा गया कि राज्य में राज्यपाल का जो कार्यालय है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। इसका क्या मतलब? देखो, इसका मतलब यही है, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ना संसद में, कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन रहता है? जितने भी मंत्री होते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति उन सबको हटा सकता है अपने मत से? नहीं हटा सकता। कब तक? जब तक उनको बहुमत प्राप्त है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ये भी है कि नियुक्ति भले प्रधानमंत्री राज्यपाल की करता हो, केंद्र सरकार भले ही उसे नॉमिनेट करती हो, लेकिन वो उसके अधीन नहीं है, मतलब रोजगार नहीं है, बेचारा लावारिस टाइप का नहीं है। ठीक है, कि अगर केंद्र नहीं होगा तो उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपको नहीं यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है कि 2 योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल के लिए, 35 वर्ष की आयु हो और भारत का नागरिक हो। अच्छा एक बात बताना, राज्यसभा के लिए मैंने कितने उम्र की बात की थी? 30। ठीक है, लोकसभा के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए बोलिए 35। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे राज्यपाल के लिए 35। ठीक है,
खास बात क्या है कि पहला उसे बाहरी होना चाहिए, मतलब उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसको नियुक्त किया जा रहा, और स्थानीय राजनीति से वो मुक्त रहे। सरकारिया आयोग राज्यपाल से रिलेटेड है, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप बिना कुछ कंप्लेन के आराम से बता सकते हैं कि हाँ सरकारी आयोग का संबंध किससे है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए वो मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करके मंत्री जो मंडल होता है या मंत्री परिषद होता है उसको बनाता है। ठीक है, राज्य के पाल के पद की शर्तें क्या हैं, तो बिल्कुल वही बात है, ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए ना ही विधानमंडल का, है ना, मतलब ना तो संसद से रिलेट हो ना ही विधानमंडल से। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होगा तो सदन में उसे उस स्थिति से अपना पद छोड़ना होगा जब उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया। जैसे आपने अभी मनोज सिन्हा के बारे में देखा होगा, है ना, पहले वो उत्तर प्रदेश में थे, फिर उनको लद्दाख भेज दिया गया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात आती है उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ का मतलब वही बात है, संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आपको घुमा देगा कि वह विधानमंडल द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिए अधिकृत है। गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक सरकार की विशेषता है या संघात्मक की? आप अगर सर इतना पुराना क्वेश्चन पूछ के आपको क्या मिल जाएगा, अरे बता दो, कुछ मिल ही जाएगा इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बस पता होना चाहिए। राज्यपाल शपथ किसके सामने लेता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे देगा? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अब एक बात बताएं इंटरेस्टिंग, उपराज्यपाल जो होता है ना, उपराज्यपाल कहाँ का, जो भी यूटीज वगैरह बनवाते हैं तो उसमें राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। ठीक है, तो ये बस आप यहाँ पे याद रखिएगा। ये चीज़ें याद हो गई आपको। राज्यपाल की अवधि क्या है? तो उसका कार्यकाल सामान्य तौर पर पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे कभी भी पहले भी बुला सकता है और प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। बस इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। इस तरीके से एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। मतलब वही है कि एक राज्य का राज्यपाल कई बार बन सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा आनंदीबेन पटेल के बारे में। ठीक है, गुजरात से सीधा उनको कहाँ लाया गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक राज्यपाल 5 वर्ष के कार्यकाल तक भी बना रहेगा और तब तक बना रहेगा जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। देखो ये बड़े जो पद होते हैं ना, ये अचानक से नहीं छोड़े जाते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में यही घुमाने के लिए दे देता है कि मतलब राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद उसे तुरंत त्याग पत्र दे देगा, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रपति की तरह इसके पास शक्तियां हैं, कूटनीतिक, सैन्य व आपातकालीन शक्तियां बस इसमें नहीं प्राप्त होती हैं। ठीक है, मतलब सैन्य शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो कार्यकारी हैं, कुछ विधायी हैं, कुछ वित्तीय हैं, कुछ न्यायिक हैं। तो देख लेते हैं। देखो पुराना आपने पढ़ा है इसलिए चीजें आपको याद रहेंगी, इसलिए ज्यादा यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जा रहे, इसलिए ऊपर ऊपर आपको पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आपको पुरानी चीजें याद हैं और जब आप बुक पढ़ेंगे, पॉइंट देखेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं, वैसा ही वहां पे राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, उसका पारिश्रमिक तय करता है। ठीक है, वहां पे वो महान्यायवादी को नियुक्त करता है, उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, उसकी सेवा शर्तें कार्यविधि तय करता है। ध्यान देना, चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। लेकिन खास बात क्या है कि उसे हटाया किससे जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप, जैसे वहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरह। ठीक है, दूसरी बात, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। लेकिन वहां पे जो राष्ट्रपति है वो दोनों को हटा सकता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों को नहीं हटा सकता। इसे कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे, इस लाइन को तो जरूर ही याद रखना। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। मतलब संवैधानिक आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। ठीक है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भी नियुक्त करता है। मतलब कुलपतियों का प्रमुख होता है अर्थात कुलाधिपति होता है, और जो भी कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। विधायी शक्तियां क्या हैं? सत्र को आहूत करेगा, बुलाएगा, सत्रावसान करेगा और विघटित करेगा। यही चीज वहां पे आप देखते हो। ठीक है, कि सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटित करता है। विघटित की वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास पावर होती है। ठीक है, लेकिन वही बात वो राष्ट्रपति को बताकर करता है। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो विधानसभा के किसी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। जैसे वहां पे 12 सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही विधान परिषद, देखो विधान परिषद यहाँ पे राज्यसभा है, विधानसभा यहाँ पे लोकसभा है। ठीक है, तो विधानसभा में कितने को करता है? 1 को। वहां पे कितना था? हो सकता है इसको भी अमेंडमेंट से समाप्त कर दिया गया हो 104 से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी एंग्लो इंडियन का राज्यों से हटाया गया होगा। ठीक है, देखना अगर आपको पता हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, क्या राज्यों से भी हटा दिया गया है क्या? हालांकि इस पे क्वेश्चन आता नहीं है इतना। देखो जब अपडेट होता है ना तो यूपीएससी इतनी मूर्ख नहीं है कि आपको जीके वाला क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। बाकी वही है कि 1/6 सदस्यों के नियुक्त करता है। वहां पे कितने हैं? 12। ठीक है, कौन कौन? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन। ये ध्यान देना, इसमें ये एक नया फीचर होता है कि सहकारिता आंदोलन से रिलेटेड लोगों को नियुक्त कौन कर सकता है? राज्यपाल, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब वही बात है, इसमें भी राज्य विधानसभा के लिए क्या करता है? 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। तो आप देख रहे हो 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। ठीक, चलिए बाकी चीजें हो गई आपकी, ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अब वही बात है, विधेयक के बारे में कितनी बार आपको मैं बताऊं कि कोई विधेयक जाता है उसे स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है, राष्ट्रपति को भेजेगा। अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो फिर से उसको पास करके भेजता है, तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। जबकि लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति बाध्यकारी है, ऑलरेडी आपको पता है। जब राज्य का विधानमंडल सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था अध्यादेश क्या होता है, 6 महीने तक रहता है, लेकिन विधानसभा या लोकसभा मिलने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसे पारित होना चाहिए। अगर नहीं पारित होता है तो इसकी डेडलाइन खत्म हो जाती है, मतलब 6 मंथ प्लस 6 हफ्ते में खत्म हो जाता है। वही बात है यहाँ कि इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल में 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृत होना चाहिए। किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है, यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अध्यादेश उन्हीं के खिलाफ जारी किया जा सकता है, मतलब उन्हीं विधियों के लिए जिनका कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही ये समानांतर शक्ति नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि विधानमंडल चल रहा हो और राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर दे। ऑलरेडी मैंने वहां पहले क्लियर किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत है नहीं। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखता है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है, राष्ट्रपति को जब देता है तो दे देगा कि केंद्र के लेखों से संबंधित जो वित्त आयोग है, ठीक है, और जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट है, ये तो देगा ही, और साथ में आपको दे देगा संघ लोक सेवा के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट नंबर 2, राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट आदि को सदन के समक्ष रखवाता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग को राज्यपाल रखवाता है, कहाँ पे? विधानमंडल में। ठीक है, अब बात आती है वित्तीय शक्तियां। वही वित्तीय शक्तियां हैं जो उसको प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं? मतलब कि बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक आता है? कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्या उसके पास पावर है ऐसी? बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं हो सकती, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर बात आती पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद वह समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अच्छा एक बार बताओ, राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
न्यायिक शक्तियां का मतलब क्या हुआ? न्यायिक शक्तियां मतलब राष्ट्रपति की तरह नहीं होती हैं, इक्वली होती हैं उसकी तरह, कि राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ना, तो राज्यपाल से पूछता है। यहाँ ध्यान देना, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये याद रखना। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, स्थानांतरण और प्रोन्नत करता है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब विधेयकों से संबंधित वीटो है, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता दिया है, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, सामान्य के संदर्भ में इक्वली रहते हैं दोनों। ठीक है, धन विधेयक में भी वही बातें आती है, इक्वली, संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ठीक है, अध्यादेश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि बता ही दिया हूँ, फिर भी आप एक बार देख लो क्या है कि यदि किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा, अध्यादेश के संदर्भ में बताइए। नंबर 1, जब संसद के दोनों सदन उपस्थित हों। ठीक है, अध्यादेश की शक्ति समांतर शक्ति है। नंबर 3, अध्यादेश किसी भी विधि पर बनाया जा सकता है ना, तो किसी भी विषय पर बनाया जा सकता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, अगर दोनों सदन हैं तो हम फिर क्यों करेंगे? ठीक है, तो ये बात समझ गए। दूसरे उपबंध से अभिप्राय, राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन हो, मतलब दो नहीं है तो ठीक है, अगर एक नहीं है तो भी ठीक है, तभी हम अध्यादेश ला सकते। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि वही बात है ना कि कानून कोई एक मंडल से तो बनता नहीं या एक सदन से तो बनता नहीं, दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ना कि एक सदन द्वारा। यही बात यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अब वही बात है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं, आपको पता है, जहाँ पे केवल एक ही सदन है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग रूल लागू होता है कि किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब एक परिस्थिति व्यवस्था में सत्र ना हो या सत्र विधान मंडल के सत्र में ना हो। दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित होती है। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पीरियड में आपने देखा होगा। ठीक, अध्यादेश किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, सेम टू सेम वही बात है, बिल्कुल वही प्रभाव है संसद द्वारा नियमित कानून के द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। धन विधेयक के लिए अध्यादेश आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना कि धन विधेयक हो या संविधान संशोधन हो, उसके लिए अध्यादेश आपका नहीं आता है। ठीक है, तो बाकी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, आपसे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये हो गया आपका, ये पे इस पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बस संसद विधि बना सकती है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, क्या है दोनों में? वही बात है, क्षमादान की शक्ति, मतलब सजाए मौत को ये माफ़ कर सकते हैं, ये माफ़ नहीं कर सकते, उसको पेंडिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है, इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे सैन्य न्यायालय, कोर्ट ऑफ मार्शल, इन सारी चीज़ों की सजाओं को कम कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, जो सैन्य अदालत हैं, क्या उनके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? नहीं। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। राज्यपाल के बारे में और कुछ चीज़ें हैं कि सभी कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है, राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तरह होती है, लेकिन दो मामलों में भिन्न है। पहला, किस मामले में? कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई है। मतलब संविधान में 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह बाध्य कर दी गई है, जबकि राज्यपाल के लिए ये चीज़ बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम व वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसने विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। ठीक है, तो ये बातें आप समझ सकते हो। अर्थात इसमें हो सकता है ऊपर वाली बात आपको न समझ में आई हो। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है आपसे कि संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है या कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई थी। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे राष्ट्रपति क्या है, कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, विवेक के आधार पर वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इनकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करंट में भी आपको पढ़ाया है।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक विचार रखना है नहीं रखना है, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है कि नहीं लगाना है, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पे कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। आप ये पढ़ लेना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, जनजातीय जिला परिषद इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम पढ़ाएंगे जब आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे कितने मेंबर होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं। राज्य के विधान परिषद व प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जांच लेना, मतलब जानकारी प्राप्त करना। विधानसभा में कोई दल है नहीं है, पूरा बहुमत में नहीं है, तो उसको नियुक्त करना। राज्य विधानसभा में विश्वास न हासिल होने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, ठीक है। अब आप समझ के विघटन का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, ठीक है। बाकी ये कुछ क्षेत्र हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए, पीआईबी में आया भी था, ठीक है। इतनी बातें। फिर बात आती है राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो संवैधानिक मुखिया के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि केंद्र का वो एजेंट होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब हमारा नया टॉपिक आता है मुख्यमंत्री के बारे में। बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री पढ़े थे ना, सेम टू सेम मुख्यमंत्री, बस नाम हटा दो, मुख्य और प्रधान, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। देखो, जैसा कि मैंने वहां पे बताया था कि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, ठीक है। तो उसी तरह सरकार का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। बिल्कुल वैसे ही वहां पे राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का मुखिया होता है, मतलब भारत का। और सरकार का मुखिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? क्या संविधान में कोई प्रक्रिया दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही प्रधानमंत्री के बारे में है, ठीक है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। चलिए, फिर बात आती है राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है और उधर कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक। क्या किसी को भी नियुक्त कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसको नियुक्त करेगा जो उसकी संसद में बहुमत सिद्ध कर पाए, बहुमत दल का नेता हो। तो संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसी परिस्थितियां बड़े दलों के भीतर आती हैं। और वही बात होती है कि 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। यही चीजें किस में आती हैं? प्रधानमंत्री के लिए, कि 1 माह के अंदर अंदर आप अपना बहुमत सिद्ध करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ऐसा इशू हुआ था, ठीक है। तो ये बातें हो गई। बाकी वैसे 6 महीने तक होता है, ठीक है। लेकिन बहुमत के लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि 1 महीना। लेकिन अगर आप इलेक्टेड नहीं हैं, ध्यान देना, दोनों में अंतर होता है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मतलब निर्वाचित ना हो, सदन के सदस्य ना हो, ठीक है। राष्ट्रपति आपको बना देगा प्राइम मिनिस्टर। आप अपने बारे में सिद्ध करो 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अपने बारे में सिद्ध करो 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन आप सरकार के मुखिया बने हो और लोग आपको मान रहे हैं, तो इसको आप 1 महीने के अंदर सिद्ध करो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। वीडियो को पॉज करके फिर से सुनिएगा। मतलब अगर आप नहीं निर्वाचित हैं, जैसे सपोज कीजिए मुझे आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है और मैं राष्ट्रपति हूँ, मान लो, जाता क्या है मानने में, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आप या देवी जी आप देश की प्रधानमंत्री बन जाइए। आपने कहा सर मैं तो इलेक्टेड नहीं हूँ। मैं कहूँगा कि मैडम इलेक्टेड होने के लिए आपको 6 महीने का हम समय देते हैं और अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए आपको 1 महीने का समय, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप 1 महीने का ये बहुमत इसको सिद्ध करेंगे। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप कोई चुनाव की सीट देखेंगे खाली, जहाँ पे 2 बार लोगों ने लड़ा होगा, और वहाँ पे आप आसानी से जीत के अपने आप को सिद्ध कर देंगे, या आपको कोई नॉमिनेट कर देगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ गए। मतलब राज्यसभा में आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। विधान परिषद की बात होगी तो विधान परिषद में हो जाओगी, जैसे उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है, 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया था, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो वही बात है कि 6 माह के लिए मुख्यमंत्री किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है अगर वो सदस्य नहीं है तो। मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा का ही हो। ऐसा प्रधानमंत्री के बारे में भी है कि जरूरी नहीं है कि वो केवल और केवल लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का भी होगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। क्या नॉमिनेटेड भी चलेगा? हाँ, वो भी चलेगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं निश्चित है। देखो, ना तो कार्यकाल निश्चित है, ना तो पदावधि निश्चित है, ना ही उसके निर्वाचन की प्रक्रिया निश्चित है, कोई भी निश्चित नहीं है। लेकिन वही है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के हिसाब से सब निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब बोलता हूँ तो प्रधानमंत्री मन में आना चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल जब बोलता हूँ तो मुख्यमंत्री दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। मतलब फिर लड़ाई मत करने लगना मुझसे कि सर ये कैसे हो सकता है, ठीक है।
तो क्या बर्खास्त कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक उसे विश्वास प्राप्त है विधानसभा का तब तक उसे आप हटा नहीं सकते। वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल। वहां पे वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है बताइए? बोल भी दीजिए साहब। हमारी जो विधानमंडल है, सरकार का संसद जो है वो डिसाइड करती है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में तो वही बात है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। राष्ट्रपति उन्हीं लोगों की नियुक्ति करेगा, मंत्री बनाएगा जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो। वो मंत्रियों के विभागों का वितरण व फेरबदल कर सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। तो वहां पे भी कौन कर सकता है मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल? मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। मैंने वहां पे एक बार आपको एमसीक्यू क्या दिया? राष्ट्रपति, और आप में से अधिकांश बच्चों ने राष्ट्रपति लगाया था। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, उसके फैसलों को प्रभावित करता है। वहां कौन करता है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता? प्राइम मिनिस्टर। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। वहां पे कौन करता है? प्रधानमंत्री। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसलिए उसके इस्तीफे के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाती है। आपसे क्वेश्चन ये भी दे देगा कि मंत्री पर ऐसे आपको मान लो दे देगा कि मुख्यमंत्री ने अगर मंत्रिपरिषद से पूरी मंत्रिपरिषद मतलब त्यागपत्र दे दिया अपने कार्य से, प्रधानमंत्री पद से, तो क्या मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी? तो हाँ साहब, समाप्त हो जाएगी। क्या वो मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है? तो कर सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है, किसी से भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश करता है, सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, जैसे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। देखो, राज्य योजना बोर्ड का, केंद्र का नहीं। ठीक है, संबंधित क्षेत्रीय परिषद की क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग के संदर्भ में उपाध्यक्ष का काम करता है। अच्छा, एक बात बताओ कि नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। पहली बात ये याद रखना। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है। तो उपाध्यक्ष कौन होगा? रोटेशनल बेस पे जो भी स्टेट का नंबर आता है वो। ठीक है, राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है। आपातकाल का मुख्य प्रबंधक, मतलब राज्य आपातकाल का मुख्य हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, जितनी भी राज्य सेवाएं होती है ना, पीसीएस वगैरह, उनका राजनीतिक प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल क्या होता है? वास्तविक प्रमुख उसका होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी हो गई। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। राज्यपाल के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है राज्य विधानसभा के प्रति। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब बात आती है मंत्रिपरिषद के बारे में। तो ये क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं, हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। कि राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह ही होता है। जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वैसे यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद काम क्या करती है कि न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को सलाह दी और क्यों दी है। मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ की न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मैंने आपको बताया था। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग से मंत्री होगा। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, ये बातें याद रखना। मतलब मंत्रिपरिषद जो बनती है 15% से ज़्यादा नहीं होती है, मैंने आपको कई बार भी पढ़ाया है। ठीक है, और 12 से कम नहीं होगी। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा तो मंत्री नहीं रहेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। अच्छे से पता है, मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की जाएगी। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बताइए? राज्यपाल। इसमें क्या सोचना है। ठीक है, वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रत्येक मंत्री को विधानसभा या विधान परिषद जहाँ कहीं कार्रवाई में भाग लेने बोलने का राइट होगा। अब वही बात है, केवल वोट वहीं कर सकता है जहाँ का वो सदस्य होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से हमेशा पूछता रहता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं क्या पूछता हूँ कि राज्य विधान मंडल के, ठीक है, उच्च सदन का जो नेता है, क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है?
कमेंट बॉक्स में बताना। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का नेता जो है या उच्च सदन का जो सदस्य है या उच्च सदन का जो भी विधायक है, क्या वो निर्वाचित ही मान लो, नॉमिनेट तो नहीं होगा, तो क्या वो भाग लेता है किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में। कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो भी वो मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आती है मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल के समय पे निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि मंत्रिपरिषद क्या होगी, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, सभी मंत्री मतलब एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होते हैं। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी किसी भी समय हटा सकता है जब विधानसभा विश्वास में हो, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे, अपने मन से नहीं। ठीक है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, मतलब न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। मंत्रिपरिषद का गठन, राज्य मंत्रिपरिषद के आकार बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे कैबिनेट वगैरह होती है ना, बिल्कुल यहाँ पे भी कि कैबिनेट की तरह राज्य उप मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। इतनी बातें हो गई। फिर बात आती है यहाँ पे कई बार मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री की शामिल किया जाता है, तो आपसे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या उप मुख्यमंत्री के बारे में संविधान में प्रोविजन किया गया? तो नहीं, ये जो नियुक्ति होती है ना केवल राजनीतिक कारणों से होती है। मतलब कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है ना कि हम इनको उप मुख्यमंत्री बना दे। जैसे यूपी में 3 लोग हैं इस समय, 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, दिल्ली में 1 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और भी कई स्टेटों में आप देखने को मिल जाता है। तो बस यही बातें हैं, आप इतना ही समझिए। जैसे महाराष्ट्र में भी है। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको समझना है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना, ना ही कुछ भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को कवर कर लिया। उम्मीद है आज का आपका डे 9 ये पूरी तरह से कवर हुआ। अब मिलते हैं हम डे 10 में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।